नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। निकला कायाकल्प का ये कायाकल्प सिर्फ रेलवे का, ये कायाकल्प कांग्रेस के भीतर भी और ये कायाकल्प जम्मू कश्मीर को लेकर भी, और इन सब के बीच कायाकल्प शायद राजनीतिक दलों के भीतर भी कैसे हो रहा है। दस्तक में बात आज इसी की होगी। 3 चेहरे आपके स्क्रीन पर। दरअसल ये 3 चेहरे बतला रहे हैं कि कायाकल्प हर कोई करना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो फिर खुद पीडीपी हो। जम्मू कश्मीर को लेकर तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 तारीख को यानी रविवार को ली जाएगी, और इन सब के बीच नाम तो सुरेश प्रभु यानी रेल मंत्री के जरिए ही निकल कर आया कायाकल्प का। तो आइए जरा दस्तक दी जाए कि कायाकल्प की बात अगर कही जाती है तो कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस रूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कायाकल्प की 3 जोड़ियां स्क्रीन पर आपके सामने है। एक जोड़ी अगर शुरुआती से महसूस करें, रेल मंत्री सुरेश प्रभु। पहली बार एक ऐसा बजट जिसको लेकर अलग अलग परिभाषाएं हर कोई गढ़ने को तैयार है, अपने तरीके से समझने को तैयार है। स्क्रीन पर जरा देखिए, जिस बात का ऐलान हुआ उसमें बहुतेरी ऐसी बातें हैं जिस बात का जिक्र करता है कि भारतीय रेल तो लदी फदी है, लेकिन इन सब के बीच आज जिक्र रेल बजट में हो रहा था। मोबाइल चार्जर लग जाएगा, बिस्तर डिजाइन के लिए एनआईटी से मांगा जाएगा, व्हीलचेयर बुजुर्गों को मिल जाएगी 5 मिनट पहले भी टिकट, और इन सब के बीच 120 दिन पहले भी रिजर्वेशन का टिकट, वाईफाई भी लग जाएगा, मनचाहा भोजन भी मिल जाएगा, शानदार टॉयलेट भी होगा, ई टिकटिंग भी होगी, सीढ़ियां भी नई डिजाइन की होगी, बहुत सारी चीजें। क्या ये कायाकल्प की एक ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर वाकई भारतीय रेल उस दिशा में बढ़ेगी जिसको लेकर आजादी के बाद से कभी किसी ने नहीं सोचा। दिखाएंगे, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन जोड़ी दरअसल इधर महत्वपूर्ण है। ये कायाकल्प कांग्रेस के भीतर क्या होगी। एक बादशाह है तो एक इक्का है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस कितने भी पत्ते फेंट ले, उसके भाग्य में इक्का या बादशाह ही है, यानी गांधी परिवार, जो कहीं इक्का तो कहीं बादशाह। लेकिन पहली बार लग यही रहा है कि इक्का और बादशाह में ही ठन गई है। युवराज बादशाह बनकर इक्का की भूमिका में आना चाहते हैं। तो क्या उसके बाद कांग्रेस में पत्ते फेंटने का सिलसिला थम जाएगा? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन कांग्रेस के भीतर युवराज को बादशाह बनाने की शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पिछले पखवाड़े कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर 2 टूक कह दिया। जैसे 1977 की हार के बाद संजय गांधी के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें कमान सौंपी और 1980 में वो कांग्रेस को वापस ले आए। वैसे ही आप कमान राहुल गांधी को सौंप दीजिए। ऐसे में राहुल के गुडबुक के नेताओं का खुश होना लाजमी है। राहुल जी जिस तरह से सक्रिय हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को पूर्णतः लेना चाहिए। असल में कांग्रेसी बाखूबी जानते हैं कि गांधी परिवार के बिना उनका गुजारा हो नहीं सकता। वो ये भी जानते हैं सोनिया गांधी की पसंद प्रियंका गांधी नहीं, राहुल गांधी है। इसीलिए अब वो सोनिया को खुश करके फौरन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनवाकर 2019 के चुनावी समर को फतह करना चाहते हैं। लेकिन कोई गुंजाइश ना रह जाए, इसीलिए ऐसे टेस्ट तो पहले ही हो जाना चाहिए। शायद इसीलिए अभी अध्यक्ष अगर उन्हें बना दिया जाए तो 2019 से काफी पहले ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव पता तो चल जाएगा, जिससे सोनिया गांधी का दिल भी रह जाएगा और राहुल के नाकाम होने की सूरत में अपने तुरुप के पत्ते यानी प्रियंका गांधी को चलने का वक्त भी कांग्रेसियों को मिल जाएगा। फैसला सोनिया गांधी को करना है और फैसला गांधी परिवार के हक में ही होना है। ये बात कांग्रेसियों को बखूबी समझ में आ रही है। इसीलिए मजबूरी में ही सही वो राहुल गांधी पर जल्दी से जल्दी दांव लगाने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन वो इतना वक्त बचाए रखना चाहते हैं जिससे जरूरत पड़े तो अपने तुरुप के इक्के यानी प्रियंका गांधी के दांव को भी आजमाया जा सके। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो हो तो सकता है कि राहुल कांग्रेस के बादशाह बनी जाए, लेकिन कांग्रेस इस संकट को अब भी नहीं समझ पा रही है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए तो झुक सकती है, लेकिन सोनिया गांधी को घेरे कॉकस को रोकेगा कौन? और राहुल गांधी सोनिया की तर्ज पर एक नए कॉकस का शिकार बनेंगे, इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा। यानी कांग्रेस की मुश्किल गांधी परिवार नहीं, बल्कि गांधी परिवार के नाम पर सियासत साधने वालों का जमावड़ा है, जिसे जनता पहचानती नहीं लेकिन सत्ता बाखूबी पहचानती है। कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। ये वाकई अच्छा तमगा है। जनता नहीं पहचानती है लेकिन नेता और सत्ता जरूर पहचानते हैं एक दूसरे को। इन सब के बीच अप्रैल में अगर ताजपोशी होती है तो कांग्रेस के भीतर की एक आवाज है कि यहां पर बीजेपी की तरह बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा जाएगा, रखा जाएगा, सम्मान किया जाएगा, उन्हें एक मौका दिया जाएगा, उनके पास पद भी रहेगा। हम इस पर लौटेंगे, लेकिन दूसरी स्थिति में एक सरकार है और सरकार कायाकल्प करने के लिए आज रेल बजट के जरिए सामने आ गई। ये कैसा कायाकल्प है जिसमें जिक्र रेलगाड़ी के सफर का कम, उसमें मिलने वाली सुविधाओं का ज्यादा है।
जो भारतीय रेल हर दिन 51,288 डब्बों में 2.5 करोड़ यात्रियों को ढोती हो, वहां पर रेल का कायाकल्प कैसे हो सकता है? यानी यात्रियों से लदी भारतीय रेल का मतलब है हर डिब्बे में 4,872 लोग, जबकि हर डिब्बे में बर्थ होते हैं सिर्फ 72। वाकई ये कल्पना से परे है। भारत जैसे देश में हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया सफर करता है। ऐसे में तकनीक के जरिए कायाकल्प, ऐसे में तकनीक पर टिके आधुनिकीकरण के जरिए कायाकल्प। दरअसल ये सोच सुविधाओं से लैस देश के 5 से 7% लोगों को तो भा सकती है, लेकिन देश के 90% के लिए रेलगाड़ी का मतलब ना तो मोबाइल चार्जर है और ना ही वाईफाई, ना ही उन्हें बिस्तर डिजाइन के चाहिए और ना ही ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए कोई शानदार सीढ़ी। इसी तर्ज पर अगर रेल मंत्री रेल सफर में सुविधाओं का जिक्र करते हुए सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, मनोरंजन के लिए मनचाहा भोजन, ई टिकट, बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर, शताब्दी में मनोरंजन की सुविधा और सफर से 5 मिनट पहले भी टिकट कटाने की सुविधा से लेकर 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराने की सोच और इन सब के बीच सौर ऊर्जा से लेकर शानदार टॉयलेट तक का जिक्र कर दें तो हर जहन में 2 ही सवाल उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठेगा कि पहली बार रेल मंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं की सोची, और दूसरा सवाल यह उठेगा कि पहली बार रेल यात्रा को छोड़कर रेल यात्रियों को सुविधाएं देने की ही सूची। मोबाइल फोन चार्जिंग फैसिलिटीज would be provided in general class coaches and the number of charging facilities would be increased in super class coaches. यानी कल्पना कीजिए भारतीय रेल झटके में साइबर कैफे से लेकर होटल और मनोरंजन स्थल बन जाए और ये लगने लगे कि हवाई जहाज में मिलने वाली तमाम सुविधाओं सरीखी सुविधा रेल में भी मिलती है, तो फिर अगला सवाल यही होगा, क्या हवाई जहाज की तर्ज पर रेल भी वक्त पर चलेगी? क्या उसी तरीके से बैठने को मिल जाएगा? क्या वाकई टिकट कटाएंगे तो सीट होगी? दरअसल सरकार ने इसका कोई वायदा भी नहीं किया है कि रेल वक्त पर पहुंच जाएगी, लेकिन वायदा ये जरूर किया है कि रफ्तार बढ़ा देंगे, और ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि भारतीय रेल की औसत रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेल बजट में रफ्तार बढ़ाकर 20% वक्त बचाने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि रेल सफर के 9 सेक्टर पर रेल की रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर तक दौड़ाने की है। लेकिन ये 9 सेक्टर है कौन, इसका खुलासा रेल मंत्री ने नहीं किया। The speed of 9 railway corridors will be increased from existing 110 and 130 kilometers to 160 and 200 kilometers respectively. ध्यान दें तो रेलवे के कायाकल्प का पहला मतलब रेल सफर में सुविधा नहीं बल्कि रेल सफर आसान बनाना है, और रेल सफर आसान का मतलब है टिकट लेकर सीट मिल जाए, रिजर्वेशन कालाबाजारी से ना हो, सीट के लिए दलालों के चक्कर न लगाने पड़े, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो कम से कम हो ही जाए और रेल भी वक्त पर ही पहुंच जाए। यानी रेल सफर के नाम पर न्यूनतम जरूरत की मांग यात्री कर रहा है और रेल मंत्री सुविधाओं की पोटली खोलकर बता रहे हैं कि भारतीय रेल का कायाकल्प होगा। वाकई 2 धाराओं में दौड़ते देश को जमीन पर कौन, कैसे, किस बजट के जरिए लाएगा, इसका इंतजार हर किसी को है। Investment in railways. जरा कल्पना कीजिए रेल राज्य मंत्री आते हैं गाजीपुर से। उस इलाके में बिजली की स्थिति ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत कम देर के लिए आती है, या फिर झारखंड के इलाके में चल जाइए। अब रेलगाड़ी में अगर मोबाइल चार्जर की व्यवस्था है, वाईफाई की स्थिति है, तो वहाँ के लोग आने वाले वक्त में रेलगाड़ी को खड़ा कर लेंगे, मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे, उसके बाद रेलगाड़ी को जाने देंगे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर हो सकती है क्या, ये सवाल है। लेकिन देखिए, एक बजट और उसकी 3 परिभाषाएं। रेल बजट में सर्वाधिक ध्यान यात्रियों की सुविधा पर दिया गया है। पूर्ण रूप से यात्रियों को समर्पित बजट है। इस साल लाएंगे नहीं लाएंगे वो हमारा काम है ना। ये बहुत ही सराहनीय बजट है। इट्स अ फैंटास्टिक बजट। किराया नहीं बढ़ा है, ये तो सच बात है। अत्यंत संवेदनशील बजट। पहली बारी एक मंत्री ने हिम्मत दिखाई है। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये बजट की विशेषता रही है। ये तो बजट था ही नहीं, ये प्रभु की माया थी, जो माया होती है दिखती नहीं है। भाषण तो जरूर था लेकिन बजट कहीं नहीं। ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई विजन है, सब झूठ का पुलिंदा है। रुपया कहाँ से आएगा? रुपया आसमान से गिरेगा, वो जेटली साहब से मांगेंगे, कहाँ से आएगा रुपया इतने सारे काम करने के लिए? ये फुल ऑफ आइडियाज और इमेजिनरी आइडियाज हैं।
से पहले कहा कि मैं किराया नहीं बढ़ा रहा, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सही मायने में किराया कम होना चाहिए था। कुछ समझ में ही नहीं आया कि उनको क्या कहना चाहते थे, क्या करे। जनता को अंधेरे में रखा गया है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि टाइम टेबल फिर से बनाया जाए और परिचालन को हर हालत में सुधारा जाए। चढ़ेंगे लोग, आप देंगे फैसिलिटीज तब ना। नॉर्मली सबसे पहले जनरल डिब्बों की सफाई होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती। आप देखिए टॉयलेट्स देखिए जनरल डिब्बों के, बाथरूम का गेट भी टूटा हुआ रहता, कितना बास आता। वो 60 डेज के पहले मिलता था, उसको 120 डेज कर दिया है, वो गलत है। बार बार आप लोग मुद्दा उठाते हो आम आदमी, अगर रेलवे बजट आम आदमी के लिए नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। 20 डेज काय के लिए किया है, कॉमन मैन के लिए बजट का क्या फायदा है? ये फायदा कुछ नहीं फायदा है। लेकिन हमारा लोगों को ना तो ट्रेन का भाड़ा कम हुआ है, ना लोगों को कोई ट्रेनों में सुविधा हुई। यात्री किराए भाड़े में कमी लाना चाहिए थी। ये तो डिफेंस के लिए तो बेकार है। ये प्रभु तो कुछ नाम के काम के तो कुछ नहीं है। कायाकल्प जी, कायाकल्प की तीसरी स्थिति बनती है जम्मू कश्मीर को लेकर। पहली बार एक ऐसा मौका जम्मू कश्मीर में आने वाला है जब शपथ लेने के लिए बीजेपी के नेता भी वहां पर डिप्टी सीएम होने वाले हैं। विधायकों की फेरिस्त वहां पर बैठेगी, स्टेडियम में शपथ लिया जाएगा। किस तरीके से व्यवस्था रविवार को है, ये कायाकल्प जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार बनने की अटकलों पर आखिरी मुहर तो 2 दिन पहले ही लग गई थी, जब अफस्पा से लेकर धारा 370 जैसे विवादास्पद मुद्दों पर अमित शाह और महबूबा मुफ्ती ने सहमति बना ली थी। लेकिन अब सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की कल होने वाली मुलाकात पर है। राज्य में ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है और पीएम मुफ्ती की मुलाकात के खास मायने हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद न्यूनतम समर्थन कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। मुलाकात के बाद तय हो सकता है कि क्या अलगाववादियों के साथ बातचीत की कोई घोषणा संभव है या नहीं। इसी मुलाकात के बाद तय होगा कि शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में होगा या जम्मू में, और मोदी समारोह में जाएंगे या नहीं। मेरे ख्याल में 26 दिसंबर से हमारी वार्ता आपस में बातचीत शुरू हो गई दोनों तरफ से, तो उस पर चलता रहा हमारे मुद्दे, उनके मुद्दे, कॉमन मुद्दे। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है जिसकी सहमति कल प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वो होगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद 1 तारीख की सुबह शपथ लेंगे, लेकिन सरकार चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी दोनों का राज्य में विस्तार एक दूसरे के कमतर साबित होने पर टिका है। दूसरी तरफ सरकार चलाने में कोई भी झंझट हुई तो उसका मैसेज ठीक नहीं होगा, क्योंकि विरोधियों के निशाने पर सरकार पहले दिन से होगी। तो देखिए पीडीपी बीजेपी का ऐतिहासिक गठबंधन राज्य में किस तरह सरकार चलाता है। पीडीपी ने बीजेपी को उन सभी मुद्दों पर अपने मुवाफिक मनवा लिया है जिन्हें वो चाहती थी, जिनमें खासतौर से पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते, हुर्रियत के साथ बातचीत और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की बात है। लेकिन फिर भी इस सरकार की तस्वीर तब साफ हो जाएगी जब मोदी और मुफ्ती दिल्ली में मिलेंगे। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। और मुलाकात कल होनी है, उसके बाद वाकई एक तस्वीर साफ निकल कर आएगी। लेकिन इस तमाम कायाकल्पों के बीच पहली बार मोदी सरकार के बनने के बाद पहली बार नजारा विपक्ष का देखने को नजर आ रहा है, जो कि भूमि अधिग्रहण से ताकत मिली और सदन के भीतर वो ताकत दिखाई देने लगी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, स्थितियां बदल रही हैं। बीते 9 महीने में यह पहला मौका है जब किसी मुद्दे पर विपक्ष विरोध करते हुए एकजुट है, तो बीजेपी के सहयोगी भी दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। जी, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का मतलब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है, और एक तरफ बीजेपी के सहयोगी ही तलवारें निकालना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो एकजुट होकर तलवारें निकाल चुका है। तो देखा जाए, बीते 9 महीनों में यह पहला मौका आया है जब बहुमत के बावजूद हर राजनीतिक दल के सांसदों के बीच भी ये सवाल उठने लगे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहण का सवाल उनके लिए मुश्किल में ला सकता है। कायाकल्प राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दलों के भीतर भी हो रहा है और शायद सांसदों के भीतर भी हो रहा है। शायद इसीलिए कुछ सरकार झुकने को तैयार है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। लेकिन हम आपको एक डाटा दिखलाते हैं सरकार के भीतर की मुश्किल क्या है। दरअसल ग्रामीण भारत से चुने गए एनडीए सांसदों की यह तासीर है। बीजेपी 282 सीट पर जीती जरूर, लेकिन बीजेपी के 245 सांसद उसी ग्रामीण भारत से आते हैं जहां पर खेती की जमीन का अधिग्रहण कैसे हो इसको लेकर विरोध हो रहा है। शिवसेना के 13 सांसद हैं, अकाली दल के 4 हैं,
रामविलास पासवान के एलजेपी के 6 सांसद हैं, तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। जाहिर है इनके भीतर एक तरह से इस बात का लेकर लगातार जिक्र हो रहा है कि कहीं भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो उनके खिलाफ चुनावी क्षेत्र में तो नहीं चला जाएगा। चूंकि अधिग्रहण लेकर कल चुनाव होने ना होने हो, लेकिन अधिग्रहण की प्रक्रिया तो एक लंबी रहेगी और उन सब के बीच उलझने बढ़ेंगी राजनीतिक तौर पर। सरकार कुछ जगहों पर समझौते करने की स्थिति में धीरे धीरे आ रही है, हालांकि अभी भी वो बातचीत अटकी हुई है तमाम चीजों को लेकर। इन सब के बीच इस कायाकल्प का असर एक और नजर आया, वो है रेलवे के भीतर जितना पैसा मिलता है उतना पैसा खर्च हो जाता है, फिर बाकी काम कैसे होगा, जरा रिपोर्ट देखिए। Wi-Fi at all A1, A category stations are being provided. Further, as a part of Digital India initiative, we will be providing this to category B stations as well. रेल मंत्री कोई भी रहा हो और रेल बजट में घोषणाओं का चाहे अंबार भी लगा हो, और हर बार सवाल यही पूछा गया कि वादों को पूरा करने के लिए जरूरी धन आएगा कहां से। रेलवे की आमदनी अठन्नी और खर्चा भी अठन्नी वाली स्थिति में है। तो सवाल रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने भी है कि संचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कम कर मुनाफा बढ़ाएंगे ताकि योजनाओं को परवान चढ़ाया जा सके। Step 2 is to finally make Bharatiya Rail financially self-sustainable. This will mean generating large surpluses from our operations, not only to service the debt needed to fund the capacity expansion, but also to invest on an ongoing basis to replace our depreciating assets. जी, साल 2014-15 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 91.8% रहा, यानी रेलवे ने 100 रुपए में से 91 रुपए 80 पैसे रेलवे के संचालन में खर्च कर दिए। उसकी जेब में आए सिर्फ 8 रुपए 20 पैसे। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव को, जब वो रेल मंत्री थे तो 2007 में ऑपरेटिंग रेशियो 78.7% रहा, 2008 में 75.9% रहा, जबकि उसके बाद रेल मंत्री कोई रहा हो ऑपरेटिंग रेशियो 90% को पार कर ही गया। लालू प्रसाद के मुनाफे की थ्योरी को ममता ने श्वेत पत्र लाकर खारिज कर दिया था और बताया था कि कैसे लालू प्रसाद ने रेलवे के पास पड़े कैश सरप्लस से लेकर पेंशन फंड और अन्य दूसरे फंड को भी मुनाफे में गिन लिया था। ये अलग बात है कि लालू बीमार रेलवे को भी तंदुरुस्त बताने का प्रचार करते रहे और बहुत हद तक सफल भी रहे। तो हार्वर्ड में चौंक गए लोग, भाई कौन आदमी है इंडिया में कि घाटे के रेल को ये सरप्लस में पहुंचा दिया। तो क्या खेल आंकड़ों का है और आंकड़ों की बाजीगरी से ही रेलवे की सेहत सुधारी जा सकती है? यकीनन ये संभव नहीं है। तो सवाल यही है, जब अभी तक कोई रेल मंत्री ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा नहीं पाया तो क्या सुरेश प्रभु ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए जहां अतिरिक्त कमाई करनी होगी वहीं खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी का जोर तो बुलेट ट्रेन से लेकर हाई स्पीड ट्रेन का है, जिसमें और ज्यादा लागत आनी है। इस रेल बजट में निजी कंपनियों के नाम से ट्रेनों की ब्रांडिंग के अलावे कोई ऐसा बड़ा उपाय दिख भी नहीं रहा जिससे मोटी कमाई हो। फिर सुरेश प्रभु इसलिए भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बीते साल की तुलना में घटा पाए क्योंकि डीजल के दाम लगातार कम हुए हैं और अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बढ़ते हैं तब रेल मंत्री क्या करेंगे? तो सवाल यही है कि मोदी के विकास और आधुनिकीकरण के ख्वाबों के बीच रेल मंत्री प्रभु की पहली चुनौती तो संचालन लागत कम करने की है और ये बहुत मुश्किल काम है। आमदनी अठन्नी, खर्चा भी अठन्नी, लेकिन इन सब के बीच कायाकल्प से इतर एक बात टकराव की। दिल्ली में दोनों सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी। टकराव का नजारा देखिए। पहले संजीव चतुर्वेदी और अब रमेश नेगी। जी, अरविंद केजरीवाल की इन दोनों अधिकारियों को अपनी सरकार में लाने की कोशिशों को केंद्र ने तगड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के सीईओ रहे रमेश नेगी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाना चाहते थे। उनका नाम भी गृह मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने ये नाम ठुकरा दिया है। इसके उलट गृह मंत्रालय ने 3 नामों का पैनल केजरीवाल सरकार को भेज दिया है। इस पैनल में अंडमान के चीफ सेक्रेटरी आनंद प्रकाश, दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार श्रीवास्तव और भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी विजय मदान के नाम शामिल हैं। इससे पहले केजरीवाल सरकार संजीव चतुर्वेदी को एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख बनाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हां का इशारा करते हुए ना कह दिया। सूत्रों के मुताबिक बीते हफ्ते पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संजीव चतुर्वेदी से मुलाकात की और उन्हें अगले 2 साल केंद्र में ही रहने का फरमान सुना दिया।
इसी रस्साकशी के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और माना जा रहा है कि बातचीत का मुख्य बिंदु यही था। तो सवाल सीधा है कि क्या केंद्र और दिल्ली सरकार अधिकारियों की नियुक्ति के बाबत अब आमने सामने आ खड़े हुए हैं और क्या आने वाले दिनों में इस तरह के और मामले सामने आएंगे? दिल्ली में 28 फरवरी तक नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है, यानी वक्त काफी कम बचा है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने खुद जाकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अब इस रशाकसी में जीतता कौन है, यह तो तभी पता लग पाएगा कि दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन बनेगा। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।